बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स में, हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी आमिना शेख साहिबा और बैरिस्टर साद रसूल। लेकिन आज इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइली न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन जो है वो इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है, इसलिए तजवीज़ दी जाती है उनकी जानिब से सऊदी अरब को कि सऊदी अरब को अपने मुल्क के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बना लेनी चाहिए, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। इस बयान को सऊदी अरब की जानिब से इनिशियली अभी तक मुस्तरद कर दिया गया। सऊदी अरब के अलावा मिस्र ने भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस बयान की मजम्मत की है और कहा कि सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को करार दिया। साथ कहा कि सऊदी अरब की जो सलामती है वो मिस्र के लिए भी रेड लाइन है। दूसरी जानिब यूएई की जानिब से भी इसराइली वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद मजम्मत सामने आई। पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत सामने आई गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मजम्मत काफ़ी है? अब मुसलमान ममालिक को ख़ास तौर पे क्या करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी जो बयान था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेतन्याहू के साथ, वो भी इंतहाई तशवीशनाक थी। सो इस तशवीशनाक सूरत हाल में करना क्या है अब मुसलमान ममालिक को, इस पर बात करते। साथ साहब, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, हमने जो हमारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए, उसके ऊपर तो मुस्लिम ममालिक ने, मुस्लिम उम्मा जिसे हम कहते हैं, मैं आलम दीन नहीं तो मैं इसको सही तरह डिफ़ाइन नहीं कर सकता, लेकिन उसने इतनी कमज़ोरी दिखाई है पिछले 50-60 साल के अंदर, ख़ास तौर पे हमें कहना चाहिए पिछले 100 साल में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा हिस्सा देख लें, उसके बाद का पीरियड देख लें। मैंने एक दफ़ा एक स्टडी पढ़ी अमेरिका के एक थिंक टैंक की, जिसके अंदर ये बात की गई कि अगर आप इराक का नक्शा देख लें, इराक के ऊपर अब पिछले 30 साल के अंदर 2 दफ़ा जंग हो चुकी है, और उस जंग के कहीं ना कहीं मुहर्रकात, जैसे कि आप जानते हैं, कि इसराइल से भी मिलते हैं। अगर आप इराक का नक्शा देख लें, इराक के ऊपर जितने जहाज गए, जितने फौजी गए, जितने बम उसके ऊपर से उड़े, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं मुस्लिम एयर स्पेस इस्तेमाल करके हुई। इराक चारों तरफ मुसलमान ममालिक से घिरा हुआ है, उसके पास और कोई चीज़ नहीं, हर जगह मुसलमान ममालिक है। ये कैसे हुआ कि ख्वाह वो फ़लस्तीन हो, वहाँ पे बर्बरियत हो, ख्वाह वो कश्मीर की बर्बरियत हो, ख्वाह वो शाम की बर्बरियत हो, ख्वाह वो लेबनान की बर्बरियत हो, ये कैसे हुआ कि मुस्लिम ममालिक किसी चीज़ के ऊपर भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह खड़े होने को तैयार नहीं? कुछ ईरान के इंटरेस्ट हैं, कुछ मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट हैं। जो मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट हैं उनको ईरान अंडरमाइन कर रहा है, जो ईरान के इंटरेस्ट है उनको मिडल ईस्ट अंडरमाइन कर रहा है। अगर हिजबुल्लाह की जंग चल रही है लेबनान के अंदर इसराइल के साथ, तो वो मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक की जंग नहीं, सिर्फ ईरान की जंग है। और अगर किसी वजह से हुतीज के साथ जंग चल रही है, तो वो तमाम मिडल ईस्ट के सुन्नी ममालिक की जंग है, ईरान की जंग नहीं। ये हमने कैसे एक दूसरे को इन चीज़ों के अंदर तफरीक कर ली हमने, ये मैं समझने से कासिर हूँ। और सबसे ज़्यादा बात अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बारे में करनी चाहिए ऐसे वक्त पर। यह बात दुरुस्त है कि हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता इजिप्ट के साथ, हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता इसराइल के साथ, इसलिए हमारे लिए बड़ा आसान है, फ़लस्तीन के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता, इसलिए हमारे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि ये किसी और का प्रॉब्लम है, हमें इस पे अपने कोई दांत दिखाने की क्या जरूरत है। हम क्यों हम नहीं लोग बात करते हैं कि भाई आप कोशिश करें ना तो अफगानिस्तान की बात करें, आपका वो मसला है, कश्मीर की बात करें, आपका वो मसला है, आप किधर जाके फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तान का मसला नहीं, किसी और का मसला है, ये तो उम्मत मुस्लिमा का मसला है। गुजारिश ये है कि जितने ममालिक, आप उम्मत मुस्लिमा से भी थोड़ी सी बात आगे की अगर हम करने की इजाजत दें, जितने ममालिक को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कश्मीर पे हमारे साथ खड़ा हो, तो हम इसलिए नहीं एक्सपेक्ट करते कि उसका बॉर्डर कश्मीर से लगता है, हम इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं पे जुल्म हो रहा है, कुछ लोग मजलूम हैं, कुछ जालिम हैं, कहीं बर्बरियत हो रही है, उस बर्बरियत के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस ठीक लगता है आपको? तो पाकिस्तान का स्टांस यही स्टांस होना चाहिए फ़लस्तीन के बारे में भी। भाई, आपने इतनी बड़ी माशाल्लाह हमारी फौज है, ऐसा बड़ा हमारा मुल्क है, ऐसी हमारे पास तवानाई है, ऐसी हमारे पास ताकत है, अगर ये मुसलमानों के और मजलूमों के इस्तेमाल में नहीं आएगी तो दिखाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर किसी मजलूम की मदद ना कर सके।
बस ठीक है। इतनी बात ही करना अच्छा आमना, जो पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारिजा की अगर बात की जाए, तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें ये बताया गया है कि वजीर खारजा इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा की टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है। उसमें डेफिनेटली जो गजा में हो रहा है उस पर बात हुई है। अब वजीर आजम का भी दौरा है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हुकूमत की? हुकूमत को फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बयान सामने आ रहा है इस वक्त अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए नम्रा, बात ये है कि आई थिंक एक तो साद साहब ने बड़े, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। मैं तो इसको थोड़ा सा और आगे, आपने कहा उम्मत मुस्लिमा का मसला है, यकीनन उम्मत मुस्लिमा का मसला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें ये तफरीक किए बग़ैर ये सोचना चाहिए कि इंसानों पे जुल्म हो रहा है, और इंसान किसी भी ज़ात का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रंग का हो, उनकी साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके साथ ये बर्बरियत नहीं होनी चाहिए जो आज नहीं पिछले बहुत अरसे से हो रही है। और जिस तरह के मज़ालिम हमने देखे, छोटे बच्चों से लेके बूढ़े बुज़ुर्गों तक किसी को नहीं बख्शा गया, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं समझती हूँ कि इसके अंदर इट इज़ हाई टाइम, बहुत सही बात की साद साहब ने कि 100 साल से हम लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, और मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हम अपने पर्सनल एजेंडाज़ को, इस पर मैं कोई सियासी कमेंट नहीं दे रही, लेकिन एज कंट्रीज ऑल्सो हम अपने पर्सनल एजेंडा से बढ़ के एक टीम बन के अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, अपने मुस्लिम बहन भाइयों की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये इस तरह के बयानात और इस सब कुछ का मौका भी तभी आता है जब अगले को आपकी वीकनेस का अंदाज़ा होता है। बड़ी हार्श रियलिटीज़ हैं, हो सकता है अभी शायद हमें बहुत सारी इसके ऊपर हेट स्पीच भी आए, बट ये हार्श रियलिटीज़ हैं आज के दिन की, कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हालांकि मुस्लिम वर्ल्ड वो वर्ल्ड है, जब हम आज से कुछ 100 साल पहले की बात करते हैं तो जितना कुछ आज इस दुनिया में है उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मुसलमानों में चले, चाहे वो हिकमत हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो साइंस हो, सब कुछ मुसलमानों ने इजाद किया, सिखाया, और आज हम इस नहज पे खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हम एक नहीं हो पा रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर हमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टांस लेने की ज़रूरत है, और बड़ा लाउड एंड क्लियर स्टांस लेने की ज़रूरत है। जैसे सऊदी अरब की तरफ से भी रद्द अमल आया, मेरा ख्याल है कि हमें भी चाहिए कि हम रद्द अमल तो पाकिस्तान की जानिब से भी आया, इंतहाई तशवीशनाक करार दिया गया, परेशान कुन गैर मुनसिफाना करार दिया गया। इसको वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन हमना मैं एग्जैक्टली वही अपना जुमला पूरा कर रही थी कि ये सब तो हम कर लेते हैं और करना चाहिए भी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को अंडरमाइन कर रही हूँ, इसके ऑप्टिक्स को, पर मैं समझती हूँ कि अब हम सब मुसलमान ममालिक को सर जोड़ के बैठना चाहिए और इस चीज़ का एक परमानेंट हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म और बर्बरियत की दास्तान कभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही जब तक हम एक होके इस चीज़ को फाइट ना करें। सो आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी एन आई ओपनर फॉर अस। और ये बड़ी अफसोस की बातें हैं, एक जान जाती है तो बड़ा दुख होता है। यहाँ पे तो कितनी जाने जा रही हैं और वो बेगुनाह लोग हैं, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि वो ये डिजर्व करे, वो तो महज अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारना चाह रहे हैं। उस बात के लिए भी अगर उनको इस तरह की सजा दी जा रही है, सो आई फील कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जितने मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो तमाम एक होकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं। आई थिंक ये बयानात से बातें आगे गुजर चुकी हैं। ठीक है। अच्छा साद साहब, ये जो तजावीज़ पेश की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से, जो तजावीज़ हैं, जो प्लान्स हैं, जो फॉर्मूलाज बताए गए, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह तौर पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हम इनकी नकल मकानी करेंगे मुस्तकिल तौर पे। फिर बाद में कवर करने के लिए कहा गया कि हम ये आर्जी तौर पे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे वापस डेवलप नहीं हो जाता तब तक। सो गालिबन वहां पे जो इस वक्त हो चुका है उसको तो कम से कम 20, 21, 22, 23 का ये फिगर बताया जा रहा है कि इतने साल लग सकते हैं। वो कोई छोटा सा टाइम पीरियड नहीं है। सो ये प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल लगता है कि पहले तो ये कि ये मुमकिन हो पाएगा इनके लिए ये करना, ये लोग ऐसे कर पाएंगे, या सिर्फ कोई डराने धमकाने की हद तक है? देखिए मेरा क्या ख्याल इसके अंदर, अब दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, आप CNN सुन लीजिए, BBC सुन लीजिए, ABC सुन लीजिए, फॉक्स न्यूज़, कोई भी सुन लीजिए, तो जितने भी मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं या इवन मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं या जो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे इस बात के ऊपर तकरीबन कायल हैं कि ये एक डूएबल प्लान नहीं लगता।
खास तौर पे वो प्लान जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा कि हम परमानेंटली डिस्प्लेस कर देंगे, ये टेम्पररी भी बाद में व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, उन्होंने तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का कहा, हम परमानेंटली डिस्प्लेस करके शायद उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया कि रिवियरा ऑफ द मिडल ईस्ट क्रिएट कर देंगे। ये तो बिल्कुल ही अनडूएबल प्लान नहीं लगता। डोनाल्ड ट्रंप साहब हों या पाकिस्तान या दुनिया भर का कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी हुक्मरान हो, किसी भी मुल्क में हो, अगर किसी भी हुक्मरान का ताकत का ख्वाब अमेरिका ही क्यों ना हो, उसका ये ख्याल है कि वो किसी खित्ते के लोगों को उसकी मर्जी के बगैर, उन लोगों की मर्जी के बगैर परमानेंटली गवर्न कर सकता है, तो आपने अफगानिस्तान के अंदर देख लिया, 20 साल अमेरिका ने $2 ट्रिलियन से ज़्यादा के पैसे लगाए, 20 साल बैठे रहे क्योंकि लोगों की का दिल नहीं था उस हुकूमत के साथ, अशरफ गनी की हुकूमत के साथ, तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को शिकस्त फाम हुई। इसी तरह आप दुनिया का कोई मुल्क देख लें, आप दुनिया के ऐसे ममालिक देख लें जहाँ पे कहीं बाहर की कुव्वतें आके काबिज नहीं है, जहाँ पे बाहर की कुव्वत आके काबिज हो तो बिल्कुल ही लोकल से लड़के देर पा हुकूमत नहीं कायम कर सकती। अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इस तरह की हो कि वो लोगों की मर्जी के बगैर किसी जगह पे हुकूमत कायम करना चाहे तो वो देर पा नहीं होती। हमने बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा, दीगर चीज़ें देखी। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है या किसी का भी ये ख्याल है कि फ़लस्तीन के अंदर उन लोगों की जो वहाँ पे हज़ारों साल से बसते रहे हैं, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर या उनको निकाल के कोई और हुकूमत, कोई और अरेंजमेंट कायम की जा सकती है, तो ये बातें पहले भी हुई हैं, ये कहीं पे भी ठीक आपको नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू फ़लस्तीन के गज़ा के लोगों की मर्जी को कंसिडर करते हैं? हम लोग 8 डेकेड्स बैक नहीं जाते, हम सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज आई गेस इट्स 9 फरवरी 2025 तक की बात करें, वहां पे लाखों की तादाद में लोगों को मार दिया गया, घर तबाह कर दिए गए। तो आपको नहीं लगता कि अमेरिका इफ वांट्स टू डू समथिंग तो अमेरिका वो करके रहेगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप का कोई इरादा है तो वो उसको मुकम्मल करके रहेंगे? नहीं नम्रा, आई एम सॉरी, सॉरी मैडम, एक सेकंड मैं बात मैं आपकी तरफ आती हूँ। आमना, मैडम एक छोटी सी बात वाज़ेह कर दूं। मैडम देखिए, अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक जो भी काम हुआ उसके अंदर इतने हजारों लोग, 60,000 से ज्यादा का नंबर है कि जो जिनकी शहादतें हो गई जी। इस सब के बाद भी इसराइल वेस्ट बैंक के ऊपर और गाजा के ऊपर पूरी तरह काबिज नहीं है। अभी भी वहां पे लोग मौजूद हैं। अभी 2 महीने पहले की बात है कि सिनवार शहीद को वहीं से आपने ड्रोन्स के थ्रू जाके शहीद किया। आज भी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें तो लोग वेस्ट बैंक और गाजा से किस तरह की तस्वीरें कर रहे हैं, सिनवार को और दीगर शहीदों को मेमोराइज करते हुए। गुजारिश ये है कि आप ताकत से कुछ देर के लिए किसी खित्ते को पकड़ सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपने अक्टूबर 2023 के बाद आपने जंग कर दी, बर्बरियत कर दी, तो वहां पे लोग सहम गए, सब अंडरग्राउंड हो गए, इतने सारे शहीद हो गए, बाकी सहमे हुए डरे हुए हैं। आप ये काम, आप जंग अगले 10 साल बमबारी कर सकते हैं। जितनी देर आप बमबारी करते रहेंगे उतनी देर लोग अपनी अपनी जगहों पे सहमे बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि आप इस खित्ते में आप लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कायम कर सकते हैं, इजराइल का प्लान कामयाब होता नजर ओहो, हम तो इस बात के कायल हैं कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। पैलेस्टाइन विल बी ठीक। आमना, आप कुछ ऐड करना चाहती थी इसमें? नम्रा, मैं सिर्फ साथ साहब की बात को आगे ले जा रही थी और मैं यही कह रही थी कि देखिए, बात यह है कि किसी के ऊपर जुल्म करना एक अलहदा चीज़ है और उनको फतह कर लेना, जैसे कहते हैं जंग की ज़बान में, वो एक अलग चीज़ है। और मैं नहीं समझती कि वो पहले भी कभी हो सका है और आइंदा कभी होने वाला होगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि जितना जुल्म किया गया है पिछले 2 साल में इन लोगों के ऊपर, उनको और सख्त बना दिया गया और उनकी जो रेजिस्टेंस और रेजिलियंस की पावर है और जो वो उनका थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा सख्ती इख्तियार कर चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको, जैसे साद साहब ने कहा कि आप उनकी मर्जी के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि अगर उनकी मर्जी शायद पहले जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा वो रेजिस्ट करने लगे और बहुत ज्यादा रेजिलियंट हो गए पहले के मुकाबले में। क्योंकि जब आप ऐसे जुल्म किसी पे भी करोगे तो वो कभी भी आपको तस्लीम नहीं करेगा और जोर जबरदस्ती से किसी को तस्लीम करवाया भी नहीं जा सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे ऐसे ही हो कि नेतन्याहू और जो डोनाल्ड ट्रंप इरादा रखते हैं, जो वो प्लान कर रहे हैं, वो कभी भी कामयाब ना हो।
फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री. दुआ कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के लिए वहां पे जो बसते हैं फलस्तीनियों के लिए. हर लम्हे हमारी दुआएं उनके साथ है. नाज़रीन, गुफ्तगू भी जारी रहती है. एक ब्रेक शामिल करने लगे, हमारे साथ ही रहिएगा. जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे पास पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है उस पर बातचीत होती है इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स. नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त अदम इस्तेहकाम बदस्तूर जारी है, जहां पे ऑपोजिशन जमातें हुकूमत पर ही सारा इल्जाम आके आयद कर देती हैं. आज मौलाना फजलुर रहमान वो भी चुप ना रहे. वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुल्क के जितने भी सूबे हैं, चारों सूबों में बदतरीन धांधली हुई. मजीद कहा कि हुकूमत के मुआशी तरक्की के दावों में भी कोई हकीकत नहीं है. MQM पाकिस्तान में भी इस वक्त ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं. आज की ये ब्रेकिंग न्यूज रही. मुतअद्दिद रहनुमाओं को जिम्मेदारी न मिलने पर जो कारकुनान है वो बहादुराबाद मरकज पहुंच गए और शदीद एहतजाज भी किया गया. कारकुनान की जानिब से जो नारेबाजी की गई वो ये थी कि गो गवर्नर गो, ये नारे लगाए गए. इख्तलाफात में शिद्दत की वजह जो है वो चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से जो एक तकसीम किया गया था, उनकी जो ड्यूटीज हैं जारी करदा, जो पार्टी की जिम्मेदारियों की तकसीम, उसका ये सर्कुलर है. सो इस पे बात करते हैं अभी कि क्या हो रहा है. साथ साहब MQM पे पहले बात कर लेते हैं या मौलाना फजलुर रहमान पे बात करना चाहते हैं आप? देखिए, दोनों ही MQM के इख्तलाफात पे आ जाते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं इस वक्त. क्या बात है? अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी खुद ही जमातों के अंदर, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? मैं तो आपकी बात से एग्री करता हूँ. कुछ आपकी इजाजत से मैडम से मेरा ख्याल है एक सवाल पूछ लेते हैं. मैडम, माजी के अंदर आपकी हुकूमत ने MQM के ऊपर खासतौर पे 2013 वाली जो आपकी गवर्नमेंट थी उसने MQM के ऊपर बड़ी बातें की और कहा कि ये बल्दिया टाउन फैक्ट्री के अंदर इन्होंने लोगों को शहीद कर दिया. कौन सा भोला और इस तरह के नाम सारे आपकी गवर्नमेंट ने किए. आपके इंटीरियर मिनिस्टर तो उसके ऊपर चौधरी निसार साहब तो बहुत ज़्यादा फोकस थे. तो मैम भी आपको क्या लगता है इस पार्टी के बारे में? आपकी आइडियोलॉजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलाइंड है MQM? साथ साहब, आप उसी तरह के कमेंट की बात करें. मेरा ख्याल है आप शायद कंफ्यूज हो गए. आप कहीं वो तो नहीं याद कराना चाहते अवाम को जिस वक्त शेख रशीद साहब के बारे में कहा था कि ये जो है ये डाकू है, चोर है. वो परवेज इलाही जिसको बनाया था चीफ मिनिस्टर पंजाब का, उसको भी चोर और डाकू कहा था. और शेख रशीद के ऊपर तो पता नहीं कितनी FIRs थी और कातिल था. मेरा ख्याल है आप शायद उन चीजों की तरफ आप शायद उसके बारे में. वो तो है ही फजूल पार्टी ना, वो तो है ही. आप अच्छी पार्टी है ना, अपना बताएं. वो जो आपने जरदारी साहब के पेट, वो जो आपने जरदारी साहब का, वो जो जरदारी साहब का पेट फाड़ना था, लाहौर के चौक में उल्टा लटकाना था, कदमों पे उनके पेट से पैसे निकाल के निछावर कर देने थे, किसी बात के ऊपर तो कायल रहे ना. आप तो हुकूमत वक्त हैं. बस क्या करें, हम कप्तान से कुछ थोड़ा थोड़ा कप्तान का असर हो गया ना. आप सीख रहे हैं कप्तान से. 4 साल मुसल्लत रहे. मरियम साहिबा सीख रही हैं कप्तान से, क्योंकि बाकी दुनिया भी यही कहती है कि मरियम साहिबा कप्तान से सीख रही हैं. अस्तगफिरुल्लाह कि पाकिस्तान पे इतना बुरा वक्त आए कि कोई उस आदमी से सीखे. मैं तो समझती हूँ कि सबसे बुरा वक्त था जिस वक्त हमने गलती से उसको कप्तान बना दिया और वो वर्ल्ड कप हम जीत गए. पता नहीं कौन सा कर्ज पाकिस्तान को मिलना था. अगर आपको पता है ना कि लॉ की, आपको पता है ना कि लॉ में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने, आपको पता है कि लॉ का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आपने ज्यादा बड़े नुकसान से किसी को बचाना हो तो छोटा नुकसान जो है, नहीं जाती नफरत की बात नहीं करी, मेरी बात तो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को बातें ना करें, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता. नहीं, मैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप को बातें नहीं करी. साथ साहब मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट्स मौजूद हैं जो इमरान खान को बड़े नुकसान से बचाने के लिए ना करें. पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए अगर हम एक छोटा सा नुकसान दे भी देंगे तो उसका गम कम है. जितनी बर्बादी हमने पिछले इतने सालों में, वो 22 साल की स्ट्रगल है या 24 साल की स्ट्रगल है, सारे में आपकी हुकूमत, जलाओ गिराओ, आग, शोर हो गुल, तो पता है मुझे वो उस 22 साल के शोर हो गुल और जलाओ घिराओ ने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है ना. इस वक्त पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता है. पाकिस्तान सवाल पूछा पता नहीं दुनिया के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात होते. तो इसलिए मेरा टॉपिक पे आते हैं. आमना, MQM की ये जो लड़ाई है, जो मैंने खबर इस वक्त शेयर की भी है इंट्रोडक्शन में, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी आपसे नाराज है, MQM के अपने अंदर कोई इतनी स्मूथनेस नहीं नजर आती है,
फिर इस सिचुएशन में क्या ये हुकूमत की स्मूथ फंक्शनिंग में कोई मसला क्रिएट हो सकता है? एमक्यूएम को भी कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक स्टेबिलिटी खुद नहीं होगी जमातों के अंदर या आप लोगों के दरमियान, क्योंकि आप लोग इत्तेहादी हैं, तो तब तक गवर्नमेंट तो चल नहीं सकती। देखिए नम्रा, दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो आपने मौलाना का बयान शेयर किया, मैं पहले भी बहुत दफा कह चुकी हूँ कि मौलाना एक सीनियर पॉलिटिशियन है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। उनकी वो सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि आप लोग इंतखाबात सही तरह से जीत के नहीं आए, फिर उनकी बात मान लें अगर वो इतने सीनियर आप हैं मेरी बात तो सुन लें। बात ये है नहीं क्यों हम उनकी बात क्यों मान लें, वो बेचारे, उनके लिए एक मुश्किल वक्त है इस वक्त। वो असेंबली से बाहर हैं, इलेक्शन बुरी तरह हार चुके हैं, मिनिस्ट्री मिल नहीं रही, जो हुकूमत आती थी उसमें मिनिस्ट्री ले लेते थे, ज्यादा मिनिस्ट्री इज्जत तो अब नहीं मिल लग रही कि आप करती हैं। हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। वो जो शुरू में उम्र आपने के फरमाया उस वो हिस्से कहानी में तो है, गुल हो अल्लाह ताला गई उनको दरमियान लंबी में। सेहत वाली जिंदगी दे, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, लेकिन उम्र के इस हिस्से में आमना है कि को अगले इस्लामाबाद इलेक्शन स्टूडियो में उससे होना अगले चाहिए था। मैडम, इतनी तो पता नहीं इज्जत, क्योंकि डिले के इतनी तो साथ इज्जत आवाज उनके पहुंच दुश्मन रही नहीं है। करते जितनी कि आप कर रही हैं उनकी इज्जत। ऐसे तो ना करें यार। चले बस, अब मेरे कायद ने मुझे इज्जत करना सिखाया है ना। मेरे ओहो, कप्तान मैं आप अपने उनको कप्तान से कैसी-कैसी सीखा होता बातें तो शायद मैं मिनिस्ट्री इज्जत पे ना और दे किस रही चीज होती। पे लगा रही है, इसको मेरे इज्जत कायद नहीं ने मुझे कहते। इज्जत करना सिखाया है। चले और ठीक है, मैडम, ये जो एमक्यूएम आप पे उनको आते हैं। मिनिस्ट्री पे बातें लगा रही हैं, अब इसको बात- इज्जत नहीं कहते यार। बात ये है कि उम्र के इस हिस्से में है अच्छा, कि ये उम्र पे पता जो बातें नहीं है लगा कि रही है अगले इसको तो इलेक्शन बिल्कुल में, ही इज्जत उससे नहीं अगले कहते। इलेक्शन में कमाल हो गया। ठीक है, आमना बात मुकम्मल मुझे बात करने कीजिएगा। दो। तो इसलिए मैं उनकी परेशानी समझ सकती हूँ, एंड आई थिंक हम सबको उनकी तरफ एम्पैथेटिक होना अच्छा, चाहिए। एम्पैथेटिक भी होना चाहिए। इतनी इज्जत ना करें मैडम, थोड़ी इतनी इज्जत ना करें उनकी, इतनी इज्जत देखिए, ना करें। आपने साथ साथ वो गुजारिश थ्रूआउट ये है है, कन्वर्सेशन, आपने उनको वो बात ही नहीं गुजारिश मुकम्मल ये करने है। दी। अच्छा, या तो कहीं आप- या exactly, अब तो ये या देखें तो ना। जवाब यहाँ से शुरू ना करें कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, फिर तो सारा जवाब ठीक है। आप ये जो उनकी बात ये तो तो सुन रहे उनकी ये तो आप इज्जत, तकरीबन सीनियर उसी सियासतदान तरह है इज्जत पाकिस्तान करती हैं जिस तरह के मैं नवाज शरीफ साहब की इज्जत करता हूँ। इतनी इज्जत थोड़ी कम करें यार, इससे इतनी ज्यादा ना करें। चलो कम से कम आपने मान लिया। मेरे तो दिलों के अल्हम्दुलिल्लाह, वजीर आज़म है वो। आज पता चल गया कि मैं अच्छी वकील हूँ। मैंने आपके अपने मुंह से मनवा तो लिया ये बात। मैं तो तस्लीम करता हूँ, Hence proved. टीका भी आ चुका है, मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरे दिलों के वजीर आजम तो नवाज आमना शरीफ तो हैं। ये बता रहे ये हैं, मेरी अब आप हुब्बुल तस्लीम करें, ये आप मेरी सवाल हुब्बुल कम वतनी का आप नहीं सबूत है। करेंगे और आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने इस देंगे। पीका अच्छा, के आपना को इस बात पीका मुकम्मल के वक्त में इस पीका के मेरी वक्त बात में ये मुकम्मल मेरी करने हुब्बुल देंगे। वतनी का सबूत है कि मेरे दिलों के वजीर आजम चले नवाज आमना को शरीफ साहब। जवाब मुकम्मल करने देते। जी आमना। देखिए नमरा, बात यह है कि ये बिल्कुल अभी साद साहब ने जो कुछ किया हम सबके सामने, मेरा ख्याल है कि मौलाना बेचारों की भी ऐसी कोई हालत है और मैं एम्पथाइज करती हूँ उनके हालात से कि इस वक्त उनको शायद ये लग रहा है कि वो इररेलेवेंट हो गए, तो उनको बार बार बीच में आना है, बार बार बीच में आना है, कभी रुकावट डालनी, कभी टोकना है, कभी कुछ ना कुछ करना है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी रेलेवेंस दिखा सकें, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट So, इलेक्शन आमना, आप ये कहना चाहती हैं होंगे, किस कंडीशन में होंगे, किस पोजीशन में होंगे। इसके अलावा उनकी इन तमाम बातों का मैं नहीं समझती हूँ कि कोई मतलब है, कोई ग्राउंड है, क्योंकि मेरा सवाल मौलाना से भी या उनके तमाम सपोर्टर्स से भी फिर वही होगा कि अगर इलेक्शन शफाफियत से नहीं हुआ तो बात यह है कि आपने इतने अरसे, एक साल में आपने 26वीं आईनी तरमीम को वोट भी दिया, जिनको आप कहते हैं कि ये जाली तरीके से असेंबली में आए, आपने खुद उनको लेजिटिमेसी दी, उनके साथ बैठ के, उनके साथ मुज़ाकरात करके, उनके साथ मुलाकातें करके, तो फिर आप किस बेसिस पे आज एक साल बाद कहते हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि आपको रेलेवेंस चाहिए। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, आप पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान हैं, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपको रेलेवेंस चाहिए, आपको बोलने का मौका चाहिए, आपको मीडिया पे स्क्रीन टाइम चाहिए, हम इस बात को समझ सकते हैं आपके दुख को, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की सालमियत पे सवाल ना उठाएं, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के इलेक्शन पे सवाल उठाते हैं तो पाकिस्तान का नुकसान होता है, मेरा या किसी और पार्लियामेंटेरियन का या नवाज शरीफ का या जरदारी का या फॉर दैट मैटर इमरान खान का नुकसान नहीं होता। जब आप पाकिस्तान के इलेक्शन पे सवाल उठाते हो तो पाकिस्तान का, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान होता है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का इमेज खराब होता है पूरी दुनिया में, लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, मैडम, 2018 का इलेक्शन तो ठीक मैं था? इसलिए सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ जी। 2018 का इलेक्शन ठीक था या उसको 2018 उसके खिलाफ बात करने से स्टेट ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होती, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं- 2024 के इलेक्शन को पे बात करने से
2018 के इलेक्शन में तो आप बताते क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होती, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ आपने कहा कि जो भी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खराब करता है वो स्टेट को नुकसान पहुंचाता है। हमने कुछ आप नहीं किया था, 2018 हमने के इलेक्शन का बहुत बता अच्छे दें। तरीके से, बड़े एहसन तरीके से ऑपोजिशन की थी, अपना लेजिस्लेटिव रोल प्ले किया था। कम से कम 20 से 25 बिल्स के ऊपर मैंने खुद बजाते खुद नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट्स ड्राफ्ट करके दिए, जिनको हुकूमत ने बेशक एक्सेप्ट नहीं किया। हमने लेजिस्लेटिव तरीके से अपना रोल प्ले किया था, पार्लियामान को इज्जत दी थी, पार्लियामान की बेहुरमती नहीं की थी, पार्लियामान की बेइज्जती नहीं की थी। जिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान से पैसे लेते, तनख्वाहें लेते, लॉजेस लेते, उसके बावजूद उनकी बेइज्जती नहीं की थी। अफसोस ही इस बात का है कि ये कप्तान और इसकी पार्टी और इनके सारे जो और टीम मेंबर्स हैं, मौलाना साहब जिस की बात हो रही पार्लियामान है से ना, लेजिटिमेसी चाहते हैं उस पार्लियामान को इज्जत की नहीं बात दे हो रही सकते। है मैडम, वो ना हम दाल तो मैंने पहले कहा उनके सारे टीम मेंबर्स, मौलाना को तो मैंने कहा कि वो बेचारे, उनका दुख तो मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, उनको तो रेलेवेंट रहने के लिए कुछ तो करना है आपने ना। सॉरी मैडम, आपसे गुजारिश है, आपने बहुत अच्छा किया कि आप मौलाना का दुख समझ सकती हैं। हमें पता चला कि आप किसी का दुख तो समझ सकती हैं, चले पीटीआई वालों का नहीं भी समझ सकती। तो मैडम गुजारिश है आपसे, आपका भी समझ सकती हूँ। आप मैडम मैं तो हमेशा से बड़ा, बहुत दफा कहा है कि हमेशा उसके से करण बड़ा अर्जुन दुखी। आगे थे, आपके कप्तान ने नहीं आना। मैडम हम तो बहुत ही दुखी दिल लोग हैं, क्या आपसे बात करें इस बारे में। हमारा दुख आप समझती हूँ तो क्या बात है, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारा चले दुख आपका समझते हैं। दुख बाद में समझते हैं। अच्छा मुझे नम्रा के सवाल का सुने तो दूसरा सही, पार्ट जो है सुने वो तो आंसर सही, करने दे। ओहो सुने तो सही। आपने फरमाया कि जो शख्स भी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाता है वो रियासत पाकिस्तान को, आपने 3-4 दफा स्टेट कहा, जो कैपिटल एस वाला स्टेट है, आई एम श्योर, बिल्कुल कहा, कि स्टेट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। तो मेरी आपसे सवाल यह है कि क्या 2018 में जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही थी तो उस वक्त ये रूल अप्लाई नहीं होता था, या उस वक्त कोई और इसके अंदर कहानी थी? इतना सा सवाल। साहब बिल्कुल होता था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। तो आप भी क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट को खराब कर रही हैं। क्लैरिफाई किया, नो, प्लीज लेट मी क्लैरिफाई। मैंने ये कहा कि अगर हम ये कहते हैं कि हम इस इलेक्शन को समझते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर एक शख्स को सिलेक्टेड बना के लाया गया, पहली बात ये है कि हमने, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड एलिगेशंस, ठीक है? वो फैक्ट्स थे और वो फैक्ट्स, and the difference is कि what you say are facts, what somebody else says is allegations. अपनी जबान, नो, let me tell you what the difference is. उस वक्त के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब अपने मुंह से इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि हम लोग सिर्फ एक डमी हुकूमत थे, पीछे से हुकूमत कोई और चला रहा था। नवाज शरीफ साहब यही बात 1990 की गवर्नमेंट के बारे में भी कर चुके हैं, 2013 की गवर्नमेंट के बारे में भी कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब अभी की गवर्नमेंट के बारे में कह चुके हैं, मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं, वो आपके जावेद लतीफ साहब ये कह चुके हैं। साहब ने कहा कि इमरान खान खुद वजीर आजम रहे, उनको पता है कि हमारे पास कितने इख्तियारात होते हैं। और जावेद लतीफ साहब बावाज़ बुलंद कह चुके हैं कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुने, आपका क्या ख्याल है? मैं बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात से कि अगर आप ये समझते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान कोई भी हो, आपका ख्याल है कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो एक छोटे से हल्के के एक हारे हुए कैंडिडेट की स्टेटमेंट और वजीर आजम पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, वजीर आजम को निकलने तो गए ऑफिस से, वो भी यही कहेंगे। इमरान खान साहब ने भी निकल के कहा था पे, इस जर्नलिज्म पे माशाल्लाह आफरीन है कि ये जर्नलिस्टिक एक्यूमेंट भी क्या है, ये लीगल एक्यूमेंट भी क्या है कि वजीर आजम की ऑफिशियल स्टेटमेंट को आप एक हारे हुए कैंडिडेट की स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। ऑनेस्टली आफरीन है, आई रेस्ट माई केस हेयर। कि आपको ये लगता है कि फिर आइंदा ऐसा करते कि वजीर आजम से हम ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिस से क्यों दिलवाते हैं? कहना चाह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कैमरामैन से प्रोड्यूसर साहब से हम रिक्वेस्ट करते। मैंने राना सनाउल्लाह साहब की बात नहीं की, हारे हुए बंदे का भी आपने कहा नहीं, सनाउल्लाह साहब ने जो हारे हुए बंदे का भी आपने कहा नहीं, साहब ने जो कहा जो पॉइंट था वैसे वो कुछ और था, लेकिन ये है कि हमने राना सनाउल्लाह साहब का बात किया, वो भी आपको क्लैरिफाई कर दूं। सियासी मुशीर भी है वो, उनकी पॉलिटिकल बात वो हारे हुए बंदे के अंदर राना सनाउल्लाह जर्नलिज्म पे क्वेश्चन नहीं, जर्नलिज्म क्या? अगर आप दोनों सुनना नहीं चाहते तो ऑनेस्टली मैं आपसे बात नहीं कर सकती। नहीं, आप हमारा टॉपिक असल में एमक्यूएम था, अगर उस पर आप बात करना चाह रही थी, आई थिंक आप कोई कमेंट ऐड करना चाह रही थी, उस पर प्लीज कीजिएगा, फिर मुझे साथ साहब की जाने। पहले नम्रा, सबसे पहले फैक्ट्स को ट्विस्ट ना करें।
میں نے جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں یہ کہا ہے نمبر ون. اچھا، ٹھیک. رانا ثناءاللہ صاحب کے بارے میں آپ دونوں کو بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں. میں آپ کی مسکنسیپشنز کلیئر کر دوں کہ وہ اس وقت فیڈرل منسٹر ہیں پاکستان کے, اس لیے آپ ان کو ہارا یا جیتا ہوا کینڈیڈیٹ نہیں کنسیڈر کر سکتے. اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جو کہا, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں. اس میں کوئی اچھی یا بری کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, اس کے اندر صرف یہ بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اسٹیٹ آف افیئرز کا پتا ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, میں ایم کیو ایم پہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں ایکچولی ٹاپک سے ریلیٹڈ کی ڈیٹیلز بیان نہیں کی. ساتھ صاحب, اب یہ جو صورتحال ہے جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کو بھی دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی بار بار آن کیمرہ آ کے یہ بتانا پڑتا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, اور یہ بار بار آن کیمرہ جب آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات شفاف نہیں تھے, ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, تو آپ کے ملک کا امیج ہی خراب ہوتا ہے. سو اس میں عدلیہ کا رول بھی ہونا چاہیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ کسی کا کوئی امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے جو کہ پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیے, عدلیہ کا تو کوئی رول ہی نہیں رہا. عدلیہ کو تو آپ فتح کر چکے ہیں تقریباً, تو عدلیہ کا تو تقریباً اس سسٹم کے اندر, اس موجودہ حالت کے اندر کوئی رول نہیں. لیکن میں گزارش کرتا چلوں کہ جیسے کہ اب کیونکہ پیکا آ چکا ہے تو ہم فیک نیوز نہیں پھیلا سکتے, تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ کا سب سے شفاف ترین الیکشن تھا 2024 کا. اور اس حقیقت کو, جیسے کہ میڈم نے کہا, فیکٹس اور اوپینینز کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا چاہیے. اس فیکٹ کو کہ یہ تاریخ کا سب سے زبردست ترین الیکشن تھا, جو زبردست ترین چیف جسٹس کے نیچے اور زبردست ترین چیف الیکشن کمشنر کے نیچے منعقد کیا گیا, اور اس میں سے زبردست ترین وزیر اعظم اور زبردست ترین وزیر اعلیٰ نکلے. یہ تو پیکا کی ہماری کمپلشنز ہیں کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. میری صرف میڈم سے گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی کہا کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ان لوگوں کے خلاف جلد از جلد پیکا کے خلاف کاروائی کی جائے. ان لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل کون ہے ہم یہ بتا دیتے ہیں. فیفن ہے جی, گارڈین ہے جی, بی بی سی ہے, نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے, سی این این کی رپورٹ ہے, رانا ثناءاللہ ہیں, جاوید لطیف صاحب ہیں, مری سے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. ان سب کے خلاف جلد از جلد 3-4 سال کی قید کا, فیک نیوز کا مقدمہ چلانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے اندر کوئی دھاندلی ہوئی. ہمیں میڈم سے حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ پیکا کے بعد آنے کے بعد یہی ایک سچ ہے کہ اس الیکشن میں رتی بھر کہیں دھاندلی نہیں ہوئی. ہم اس بات کے قائل. ٹھیک ہے, آمنہ اس پہ آپ کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں نمرا, تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ساتھ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو اختلافات ہیں, شیر افضل مروت صاحب کی کل آپ نے دیکھا ہوگا جو انہوں نے اسپیچ کی, پھر اس کے بعد ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے. اب کیا اس منظرنامے سے حکومت آپ کو کوئی فائدہ اٹھاتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے, مجھے نہیں پتا کہ شیر افغان صاحب کی باتوں سے حکومت کس طرح فائدہ اٹھائے گی, یا باقی بھی چیزوں سے مجھے نہیں پتا کہ حکومت کیسے فائدہ اٹھائے گی. حکومت کا چیلنج یہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ایز این اپوزیشن بہت پیچھے نہیں جا رہی. کل کا جو جلسہ آپ نے دیکھا سوابی میں, وہ کامیاب نہیں ہوا. سوری میڈم, میں نے جو جلسہ دیکھا اس میں اور جو آپ نے شاید دیکھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اچھا, میں نے جو جلسہ دیکھا شاید وہ میرے تک بات درست نہ پہنچی ہو, لیکن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو آئی ڈونٹ, جتنے کم از کم نواز شریف صاحب کے جو اکتوبر 2023 والے جلسے کے اندر بندے تھے, اس سے زیادہ بندے تو سوابی کے اندر موجود تھے. تو لیکن میں کیونکہ ایک گمراہ شخص ہوں, جیسے کہ ہمیں میڈم بتاتی رہتی ہیں, تو شاید میری یہ بات درست نہ ہو. لیکن آئیدر وے پی ٹی آئی کے جلسے پہ لوگ آئیں یا نہ آئیں, حکومت کا چیلنج یہ ہے کہ حکومت کی پذیرائی بہتر کیسے ہوگی. جسٹ بیکاز میری آپ سے ڈس ایگریمنٹ ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ساتھ والے بندے کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اگر پی ٹی آئی کی اپنی کریڈیبلٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ختم بھی ہو, تو لوگ کیسے واپس آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, بلاول بھٹو, ان کے ساتھ لوگ واپس کیسے چلیں گے؟ لوگ اگر عمران خان سے متنفر بھی ہو جائیں تو یہ نہیں ہوگا کہ جو شخص بھی کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے ایگری نہیں کرتا, وہ کہے گا کہ کیونکہ اب میں ان سے ایگری نہیں کرتا تو میں آصف زرداری کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہوں. ان چیزوں میں بہت سپیس ہے. حکومت کا اصل چیلنج یہ ہے کہ عوام میں اپنی پذیرائی خود کیسے بڑھائے گی, ریگارڈلیس آف کہ پی ٹی آئی کی پذیرائی کو کیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, ہم جو بات کر رہے تھے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق, اب جب مولانا فضل الرحمان بھی اس کی بات کر رہے ہیں, تو حکومت کی آپ نہیں سمجھتی کہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ تمام تر الزامات, کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ جو کالے کو سفید
सफेद करने वाली बात है, हुकूमत इसको साबित कर दे जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मामलात हैं जहां पे उनकी आगे क्रेडिबिलिटी। हुकूमत के ऊपर कोई ऐसी ना सियासी ना लीगल कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं बनती। इलेक्शंस हो गए, लेकिन अब अवाम तो डिजर्व करते हैं ना कि उनके मैंडेट के साथ क्या हो, उनको पता होना चाहिए। अवाम ने जिसको चुनना था, अवाम ने उसको चुन लिया। अगर आपको या साद साहब को या बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, उनका जवाब देना तो वैसे ही मौजू नहीं है, क्योंकि मैं जो भी जवाब दूंगी आप दोनों में से कोई उस जवाब को सुनने की बसारत नहीं रखता, सुनने की हिम्मत और हौसला नहीं रखता। तो इसलिए बेहतर ये है कि जैसे हुकूमत चल रही है हुकूमत को चलने दे, जैसे ऑपोजिशन चल रही है ऑपोजिशन को चलने दे। बल्कि नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल ये है कि पब्लिक पल्स के अंदर भी हम कुछ थोड़े से कफन जो है उनका और थोड़े वो टायर शायर जलाने का इंतजाम करते हैं, ताकि आप और साद साहब जो है आके, जैसे आपके कप्तान, आप दोनों के कप्तान जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमले की कॉल देते हैं, हमेशा जब उनके खिलाफ कोई बात होती है उनकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं होती, तो मेरा ख्याल ये है कि आप दोनों के लिए भी इसी तरह कोई टायर जलाने का इंतजाम करते हैं, ताकि पब्लिक पल्स की साइड पे भी कोई आग लगे, कोई धरना हो, जलसा हो, कोई सिविल नाफरमानी की कॉल होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि साद साहब और नमरा आबादी ब्रेक की कॉल आ गई नाज़रीन, हमारी कैसे हो सकती है। प्रोड्यूसर साहब प्लीज नेक्स्ट टाइम इन तमाम चीजों का इंतजाम करें, ताकि हम इनके खिलाफ और इनके कप्तान के खिलाफ कोई बात ना कर सकें। चलें ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैडम का गुस्सा अभी पूरा नहीं उतरा, ब्रेक ना लें, उनको थोड़ा मौका ब्रेक की कॉल लेकिन आ गई है नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक शामिल करने लगे, डिस्कशन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेक के बाद उस पर बात होती है, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। सबसे पहले तो आमना आपको क्लियर करते चलें कि हमारी कोई इंक्लिनेशंस नहीं है पॉलिटिकल, क्योंकि जाहिर है जो पोजीशन है उस पे हमारे कप्तान नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उसके बानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो सवाल था वो ये कि क्योंकि आपकी परेशानी जब मैं कप्तान के बारे में बोलती हूँ तो आपके चेहरे की परेशानी कुछ और बताती है। मैं नसीर भाई से रिक्वेस्ट चेहरा तो अभी शायद आपने देखा भी नहीं, अभी तो वापस आपने इंतजाम नहीं किया टायर जलाने का, आपने इंतजाम नहीं किया नसीर भाई टायर जलाने का। नमरा को मौका दे, बैरिस्टर साहब को भी मौका दे दिया एहतजाज कर सके। लेकिन ऑनेस्टली इन्होंने अपने कप्तान से जो सीखा है, मैं तो इनके लिए दुआ कर सकती हूँ या इन पे तरस खा सकती हूँ। इन्होंने अपने कप्तान से आपका पॉइंट आ गया है कि ना किसी को बोलने दे, ना किसी को इज्जत दे, ना किसी की बात सुने, जलसा करे, धरना करे, बल्कि पब्लिक पल्स पे भी सिविल नाफरमानी भी अनाउंस करे। यहाँ के बिजली के बिल भी नहीं देते हैं, हम आग लगाते हैं। अगर आपको आग लगाने के लिए कुछ प्रॉप्स की जरूरत है तो मैं आपको अपनी तरफ से भिजवा देती हूँ। आपके दिल को ठंडक तो मिल जाएगी ना, कम से कम शायद उस ठंडक के बाद हम अच्छे सिविल तरीके से अपना शो कंडक्ट कर सकेंगे। एक दफा आप दोनों की भड़ास निकल जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। या फिर अगर आपने दोबारा से कोई जलसे की कॉल देनी है तो प्लीज मुझे उसके बारे में भी बता दें। दोबारा से आग लगानी है, जलाओ घेराव करना है तो उसके बारे में भी मुझे बता दें, ताकि कम से कम मैं अगली दफा मेंटली प्रिपेयर रहूं कि कोई शील्ड लेके आऊं, कोई ह्यूमन शील्ड लेके आऊं अपने आप का अपना दिफा करने के लिए। तो मुझे प्लीज बताइएगा जरूर। ठीक है साहब, आपने क्यों इंतजाम नहीं किया? प्लीज मेहरबानी साहब, जो धांधली के इल्जामात अब आ रहे हैं सामने, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल हो सकता है? देखिए, मैं तो तकरीबन खौफजदा हो गया हूँ और घर भी जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल में आप ये वक्त मैडम को दें, वो रोल भी बेहतर बता सकती हैं और कुछ हमारी इस्लाह भी कर देंगी इसी में। तो वक्त मेरा ख्याल है उनके पास होना चाहिए, उनको बात करने दें। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन पे सीरियस सवाल पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन का नहीं साद साहब कैसे वो मुझे कैसे बात करने दे सकती हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। नून लीग वालों को वो बात नहीं करने दे सकती। उन्होंने सवाल सिर्फ और सिर्फ कप्तान और कप्तान की पार्टी और कप्तान का मौक़िफ़ पूछना है उन्होंने। आप कैसी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं शो पे टाइम पे सब बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट, आप कैसी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं कि वो मुझे वक्त देंगी और मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो उन्होंने बात करते हुए 6 दफा टोका, मेरी बात को मिस कोट किया, मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश की, फिर आपको जवाब दिया कि आप मेरी बात के अंदर जो है, आप मेरी बात के अंदर दोबारा से आए। आप कितनी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्यों वो मुझे बोलने का मौका देंगी? मैं थोड़े ही ना पीटीआई या तहरीके इंसाफ की तर्जुमान हूं। अगर मैं पीटीआई की तर्जुमान होती तो शायद मुझे भी मौका मिल जाता बात करने का, शायद मेरी बात का भी सही मतलब बता दिया जाता आवाम को कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो प्लीज आप बोले, प्लीज आप तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ बयान करें। जी, इलेक्शन कमीशन का रोल मेरे ख्याल में तो जी इलेक्शन कमीशन का इससे अच्छा कोई रोल हो नहीं सकता था। और जो इलेक्शन के नताइज आए, इससे अच्छे पाकिस्तान के लिए नताइज नहीं आ सकते थे। ठीक है, जिस बात का सबूत आपको नजर आ रहा है।
اور میں اس سے آگے کوئی گفتگو کرتے ہوئے میرے پر چلتے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، یہ جو الزامات ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کے رول پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں پلیز کیجیے گا، کیونکہ کوئی سی بھی جماعت ہو بے شک وہ میں اتنی جرت نہیں کر سکتی. یہاں پہ ٹائر جلنے شروع ہو جائیں گے یا پھر آپ واک آؤٹ کر جائیں یا کوئی اور احتجاج کر دیں. میں اتنی ہمت جرت کر ہی نہیں سکتی. میں معصوم سی انسان ہوں. میرے قائد نے مجھے عزت کرنی سکھائی ہے، عزت سے بات کرنا سکھایا ہے، ایکول ریپرزنٹیشن سکھائی ہے. میں اتنی جرت نہیں کر سکتی کہ میں آپ دونوں سے، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے لڑائی کروں، اتنے بڑے بڑے لوگوں کا مقابلہ کروں، اور پھر وہ بھی دو کا مقابلہ میں بیچاری ایک کیسے کر سکتی ہوں. میرا نہیں خیال میں یہ کر سکتی ہوں. بہت مشکل ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سعد صاحب، جب مولانا فضل الرحمان یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن، شاہد صاحب پلیز آپ بتائیے، آپ روشنی ڈالیے. آپ سٹار آف دا شو ہیں، کپتان کے شاید سب سے امپورٹنٹ کھلاڑی بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. سٹار آف دا شو ہے، پلیز آپ روشنی ڈالیے. ٹھیک ہے. اب جب مولانا فضل الرحمان یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب ان کی جانب سے کوئی یہ بات کی جاتی ہے تو شواہد کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اس بات کو ثابت بھی کر دیا جائے اپوزیشن کی جانب سے، یا مولانا فضل الرحمان اگر بات کر رہے ہیں تو؟ دیکھیے، ثبوت کے ساتھ ثابت تو آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں نا، یا مقدمے میں یا کسی کمیشن میں. مقدمے وہ ہیں جو چل نہیں رہے الیکشن ٹرائبیونلز کے اندر، آپ کے سامنے ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. اور جو جوڈیشل کمیشن ہے جس کے اندر آپ مزید کوئی شواہد دے کے چیزیں ثابت کر سکتے ہیں، وہ حکومت نے ابھی تک بنایا نہیں. ایسی سچویشن کے اندر ایک سیاستدان مولانا صاحب کی طرح کا پریس کانفرنس ہی کر سکتا ہے. اگر ٹرائبیونلز فیصلے نہیں کریں گے اور حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی تو کس کے سامنے ثبوت؟ آپ کی طرح احتجاج بھی کر سکتے ہیں. ان کو سکھا دینا تھا نا تھوڑا سا، ٹائر شائر جلانے سکھا دیں، سول نافرمانی سکھا دیں. ایک کام کریں، میں نے تو کہا ہے شو کے سیٹ سے شروع کریں، شاید وہ آپ کو دیکھ کے چلے. ٹھیک ہے، کلوزنگ کی کال آ رہی ہے، مولانا صاحب بھی سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. ہماری اتنی سی گزارش ہے کہ آپ کی ساری باتیں ہمیں قبول. آپ لاہور سے اسلام آباد آئیں. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی صحبت کوئی صحیح نہیں لگ رہی ہمیں یہاں دور سے بیٹھ کے. چلیں ٹھیک ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے ہماری سنی. آج کے پروگرام اجازت دیجیے. اللہ حافظ.